इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं और उनकी मानसिकता भी उतनी ही तरह की होती है। कुछ लोग अपनी इच्छाओं और हवस को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, फिर चाहे वो नैतिकता की सीमाओं को पार क्यों न कर जाए। ऐसा ही एक वाकया एक करोड़पति विधवा महिला के साथ हुआ, जिसका पति हाल ही में गुजर चुका था। अपने पति की मौत के बाद वो महिला भावनात्मक और शारीरिक रूप से अकेली पड़ गई थी। इस अकेलेपन और अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उसने अपने घर के नौकर के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक उसकी बेटी ने एक रात अपनी मां को नौकर के साथ अंतरंग स्थिति में देख नहीं लिया। यह देखकर बेटी न केवल हैरान हुई, बल्कि उसने अपनी मां से कहा कि वो भी वही करना चाहती है। इस घटनाक्रम ने एक अजीब मोड़ लिया, जहां मां और बेटी दोनों ही नौकर के साथ संबंध बनाने लगी। दोनों ने बारी बारी से उस नौकर के साथ रातें बितानी शुरू कर दी। समस्या तब और बढ़ गई जब मालिक की बेटी को नौकर की लत लग गई। वो नौकर के साथ इस हद तक जुड़ गई कि उसने उससे शादी करने की जिद पकड़ ली। यह मामला केवल नौकर और मालिक के बीच का नहीं रह गया था, बल्कि एक बड़े सामाजिक और नैतिक सवाल में तब्दील हो गया था। नौकर से शादी करने का उसका यह इरादा परिवार और समाज में कई सवाल खड़े कर सकता था। इसी बीच एक ऐसी योजना बनाई गई जो किसी को भी झकझोर कर रख दे। इस योजना का उद्देश्य एक हत्या को अंजाम देना था, और इस हत्या को इस तरह से अंजाम दिया गया कि ये एक साधारण दुर्घटना लगे। हत्या इतनी चालाकी से की गई थी कि पुलिस भी भ्रमित हो गई। इस हत्या के पीछे की चालाकी और मास्टर प्लान ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कातिल ने ये कैसे किया। इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया और एक लंबी जांच का दौर शुरू हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। यहाँ पर आप सुनते हैं ऐसी कहानियां जो कि हमारे समाज में हो रहे बदलावों को बताती हैं, कि कैसे रिश्ते नातों को ताक पर रखकर क्राइम हो रहे हैं। मैं आपका अपना दोस्त हाजिर हूं फिर से एक शानदार कहानी लेकर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी सुनते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। तो कहानी शुरू करते हैं। दीपक दिल्ली का रहने वाला एक साधारण गरीब परिवार का लड़का था। उसके परिवार में उसकी मां और पिता थे, जो गरीबी के कारण काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। दीपक मजदूरी किया करता था, लेकिन उससे उसके परिवार का सही से गुजारा नहीं हो पा रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। दीपक ने कई छोटे मोटे कामों में अपना हाथ आजमाया था, लेकिन उसे कहीं भी सफलता नहीं मिली। हर बार उसे केवल नुकसान ही हुआ। परेशान दीपक ने एक दिन अपने चचेरे भाई से बातचीत की और उससे गुजारिश की कि वो उसे कोई काम दिलवा दे, जिससे वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। उसके भाई ने भी उसकी समस्या को समझा और उसे भरोसा दिलाया कि वो उसके लिए कोई काम जरूर ढूंढेगा। अगले दिन दीपक का चचेरा भाई उसे एक दुकान पर नौकरी दिलवा देता। यह दुकान एक अमीर महिला कविता की थी। दीपक अब वहां काम करने लगा और खुश रहने लगा। एक दिन कविता ने दीपक से उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछा। दीपक ने अपनी कहानी कविता को बताई, जिसे सुनकर कविता ने दीपक को एक और काम करने की बात की। कविता ने दीपक से कहा कि उसकी एक बेटी है और उसे स्कूल छोड़ने और लाने में काफी समय लगता है, जिससे उसकी दिनचर्या बाधित होती है। उसने दीपक से गुजारिश की कि वो उसकी बेटी को रोज स्कूल छोड़ाया करे। अब चूंकि दीपक को ड्राइविंग भी आती थी, दीपक ने यह काम खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और वो नियमित रूप से कविता की बेटी को स्कूल छोड़ने और लाने लगा। दीपक अब
रोजाना मालकिन की बेटी स्वीटी को स्कूल छोड़ने और लाने का काम कर रहा था। इसके अलावा वो दुकान के कामों में भी हाथ बंटाता था। शुरू में दीपक काम पूरा करके अपने किराए के कमरे में वापस चला जाता था, लेकिन एक दिन उसे देर हो गई, जिससे मालकिन कविता थोड़ी परेशान हुई। उन्होंने दीपक से कहा, दीपक, तुम क्यों बाहर रहते हो? घर में खाली कमरा है, तुम यहीं रहने लगो। खाना भी यहीं खा लिया करो, इससे तुम्हें अलग से कोई चिंता नहीं करनी होगी। जब तुम यहीं रहोगे तो मेरी बेटी को समय पर स्कूल ले जाओगे और दुकान भी समय पर खोलोगे। दीपक को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उसने हामी भरते हुए कहा, ठीक है मालकिन, ये व्यवस्था मेरे लिए सही है। कविता ने भी कहा कि वो दीपक की तनख्वाह बढ़ा देगी, जिससे दीपक और भी खुश हो गया। उसे लगा कि अब किराए और खाने का खर्च भी बचेगा। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। दीपक समय पर स्वीटी को स्कूल ले जाता और लाता, साथ ही दुकान का काम भी सही तरीके से निपटाता। इस बीच कविता, जो एक भली और दयालु महिला थी, अपने पति के निधन के बाद से अकेलापन महसूस कर रही थी। उनके पति की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। एक रात कविता को बहुत बेचैनी महसूस हुई। रात के करीब 11 बज रहे थे जब उन्होंने दीपक को फोन किया और कहा, दीपक, तुम मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दीपक को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि इतनी रात को बुलाना असामान्य था। उसने सोचा कि शायद उससे कोई गलती हो गई होगी। दीपक तुरंत उठकर कविता के कमरे में पहुंचा। कविता ने उसे बैठने के लिए कहा और बोली, दीपक, आज मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है और मन बहुत भारी हो रहा है। सोचा तुमसे थोड़ी बात कर लूं, शायद मेरा मन हल्का हो जाए। फिर कविता ने कहा, दीपक, तुम मेरी बात मानोगे? दीपक ने कहा, बोलिए, मैं आपकी सारी बात मानूंगा। कविता ने कहा, अच्छा सुनो, मेरे पैर और कमर में दर्द हो रही है, क्या तुम बाम लगा दोगे? दीपक ने भी तुरंत कहा कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं लगा दूंगा। दीपक बाम की शीशी लेकर आया और उसने कविता के पैरों पर बाम मलनी शुरू कर दी। कविता ने भी अपनी थोड़ी साड़ी ऊपर को उठा दी और दीपक ने कविता के पैरों में ऊपर तक बाम लगा दी। जब कविता ने अपनी साड़ी ऊपर की तो दीपक कविता की चिकनी टांगों को देखता रह गया। दीपक ने आज से पहले कभी भी किसी औरत या लड़की को इस तरह से नहीं देखा था। कविता की गोरी और चिकनी टांगों को देखकर दीपक के शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। अब दीपक की नीयत भी हल्की हल्की बिगड़ रही थी। इतने में कविता ने दीपक को कमर पर भी बाम लगाने को कहा। कविता अब धीरे धीरे दीपक को अपने जाल में उलझा रही थी और दीपक, जो कि अभी जवान था, वो कविता की चाल से बेखबर। जैसे ही उसकी कमर को छुआ तो उन दोनों के अंदर करंट दौड़ने लगा। आज पहली बार दीपक ने कविता को ऐसे छुआ था। वो थोड़ा सा मदहोश होने लगा। दूसरी तरफ कविता को काफी दिनों बाद किसी ने ऐसे छुआ था, तो कविता भी पागल हो रही थी। दीपक धीरे धीरे कविता की कमर पर बाम लगाते हुए हल्के हल्के से दबाने और मालिश करने लगा, जिससे कविता और भी उत्तेजित हो रही थी। कविता ने दीपक से मदहोश आवाज में कहा, दीपक, अच्छे से करो मालिश, बहुत आराम मिल रहा है। दीपक का भी बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा था उसे वासना चढ़ने लगी थी। वो अपना कंट्रोल धीरे धीरे खोता जा रहा था। फिर कविता पलट गई और वो अपना चेहरा आगे करके दीपक के सामने लेट गई। कविता ने अपनी साड़ी को पैरों से ऊपर उठाया और कामुक आवाज में बोली, दीपक, लो, मेरे पैरों पर बाम लगा दो। पर दीपक अब भी उसकी बात नहीं समझ सका था। वो बेचारा सीधा था, पर हर मर्द को औरत की तलब होती है। वो भी एक हट्टा कट्टा मर्द था और उससे भी कहां तक कंट्रोल होता। दीपक अपनी हथेलियों से कविता की नरम और मक्खन सी मुलायम जांघों पर बाम लगाते हुए मसाज करने लगा। इसके बाद कविता ने अगला स्टेप लिया और कहा, दीपक, मेरे कंधों पर भी बाम लगा लो, बहुत दुख रहा। अब कविता ने अपना ब्लाउज कंधे से हल्का सा नीचे कर दिया और दीपक बाम लगाने लगा।
बाम लगाते हुए दीपक का हाथ गलती से कविता की छाती को टच हो जा रहा था, जिससे कविता कामुक आवाज में आ बोल देती। दीपक ये सुनकर और मस्ती से कविता के नंगे कंधों के अंदर हाथ डालता हुआ बाम लगाने लगा। कविता दीपक को धीरे धीरे अपनी बातों में उलझाने लगी। कविता ने दीपक के सामने अपनी दिल की बातें खोल कर रख दी। अपनी आप बीती सुनाते हुए वो बहुत भावुक हो गई और धीरे धीरे अपनी भावनाओं का इजहार करते हुए कहने लगी, दीपक, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं तुम्हें पसंद करने लगी। दीपक ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, मालकिन, आप मुझसे इतनी बड़ी हैं, ये सही नहीं है। वास्तव में कविता की उम्र 42 साल थी, जबकि दीपक सिर्फ 23 साल का था। दीपक को यह बात असहज लग रही थी, लेकिन कविता ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया। कविता ने कहा, उम्र से कुछ फर्क नहीं पड़ता दीपक, असल बात तो दिल की होती है। मेरे पास सब कुछ है, जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी। यह कहकर कविता ने दीपक की कमर पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही हूं, मुझे प्यार की जरूरत है। दीपक वहां से हटने लगा तो कविता उसका हाथ पकड़ते बोली, कहां जा रहे हो? तुम कहीं मत जाओ, आओ मेरे पास बैठो। कविता समझ गई थी कि लोहा गर्म हो गया। कविता ने दीपक को कहा, तुमको पता है ना, एक औरत के शरीर की भी जरूरत होती है, और मेरे पति की मौत को हुए बहुत समय हो गया। ये कहते हुए कविता ने दीपक का हाथ पकड़कर अपने ऊपर को खींचा, जिससे दीपक बेड पर कविता के ऊपर ही गिर गया और कविता ने एकदम से अपने होंठ उसके होंठों से लगा दिए। उन दोनों के होंठ आपस में मिल गए। दीपक थोड़ा पीछे को होने लगा, तभी कविता ने उसे कस के पकड़ लिया और बस वो दोनों एक दूसरे के होंठों का रस पीने लगे। फिर 5 मिनट बाद वो दोनों अलग हुए। दीपक और मालकिन के बीच में ऐसा रिश्ता शुरू हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ इतने खो जाते हैं कि उनके बीच शारीरिक संबंध बनते चले जाते हैं। अब जब एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब भी मौका मिलता दोनों चोरी छिपे मिलते थे। मालकिन की बेटी स्वीटी अपने कमरे में रहती थी और उसे इन सब बातों की खबर नहीं थी। समय गुजरता गया, लेकिन कहते हैं कि चोरी ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकती। एक रात जब मालकिन और दीपक एक साथ थे, उसी समय स्वीटी की नींद अचानक खुल गई। उसे अपनी मां कमरे में नहीं दिखी तो वो परेशान हो गई और घर भर में उसे ढूंढने लगी। तभी उसने देखा कि दीपक के कमरे की लाइट जल रही थी, जो आमतौर पर बंद रहती थी। उसे शक हुआ और वो खिड़की से झांकने लगी। उस अंदर जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से परे था। उसकी मां और दीपक आपत्तिजनक स्थिति में थे। स्वीटी के होश उड़ गए। वो तुरंत अपने कमरे में लौट आई, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाई। उसकी मां और दीपक के बारे में सोचते हुए उसने तय किया कि वो कुछ करेगी। अगले कुछ दिनों तक उसने अपनी मां और दीपक पर नजर रखी और एक दिन उसने दोनों का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन जब दीपक उसे स्कूल छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में स्वीटी ने उससे कहा, तुम जो कर रहे हो वो बहुत गलत है। दीपक घबरा गया और बोला, मैंने क्या किया? स्वीटी ने उसे वो वीडियो दिखा दिया। वीडियो देखकर दीपक के होश उड़ गए और वो माफी मांगने लगा। तब स्वीटी ने उसे धमकी देते हुए कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं सबको बता दूंगा। दीपक डर के मारे बोला, तुम्हारी मां को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, मेरी नौकरी भी चली जाएगी। इस पर स्वीटी ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मुझे तुमसे प्यार है और मैं सब कुछ संभाल लूंगी। यहां कहानी में एक नया मोड़ आता है। स्वीटी ने दीपक को अपने जाल में फंसा लिया और उसे अपनी मर्जी से चलाने लगी। वो अब दीपक से जो चाहती वो करवाती। दीपक इस जाल में फंसता चला गया और उसकी जिंदगी और मुश्किल होती चली गई। स्वीटी और दीपक का रिश्ता तब से और गहरा हो गया जब भी मालकिन यानी कविता घर पर नहीं होती। स्वीटी और दीपक मौका पाकर एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे। स्वीटी अक्सर स्कूल न जाने के बहाने बनाती, कभी कहती कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है।
इस तरह से ये सिलसिला लगभग 3-4 महीने तक चलता रहा। एक दिन अचानक स्वीटी को पेट में तेज दर्द होने लगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। कविता उसे लेकर तुरंत डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, आपकी बेटी 1 महीने की गर्भवती है। यह सुनकर कविता के पैरों तले जमीन खिसक। उसकी 16 साल की बेटी गर्भवती थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे हुआ। कविता घर लौटकर अपनी बेटी पर गुस्सा करती है, उसे मारती पीटती है और पूछती है, ये सब किसके साथ किया? तब स्वीटी रोते हुए कहती है, माँ, जिसके साथ आप ये सब करती थी, मैंने भी उसी के साथ किया। दीपक मेरा प्रेमी है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं दीपक से ही शादी करना चाहती हूँ, आप उसे छोड़ दीजिए। ये सुनकर कविता का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो दीपक को बुलाती है और डांटते हुए कहती है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरे साथ भी धोखा किया और अब मेरी बेटी के साथ भी ये सब कर रहे हो। दीपक सफाई देते हुए कहता है, मालकिन, मैं मजबूर था। स्वीटी ने हमारी वीडियो बना ली थी और मुझे धमकी दे रही थी कि अगर मैंने उसके साथ संबंध नहीं बनाए तो वो वीडियो सबको दिखा देगी। कविता थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन में शक होता है कि दीपक की नीयत ठीक नहीं है। वो सोचती है ये लड़का मेरी बेटी और मेरी संपत्ति को हड़पना चाहता है। स्वीटी पहले कह चुकी थी कि वो दीपक से शादी करना चाहती है और दीपक भी शादी के लिए तैयार था, लेकिन कविता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि 1 करोड़पति की बेटी का रिश्ता एक नौकर से कैसे हो सकता है। जब कविता ने यह सब सुना तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसकी बेटी की शादी एक नौकर से होने जा रही है। उसकी सारी संपत्ति उसके हाथ से चली जाएगी। इसीलिए उसने ठान लिया कि दीपक को खत्म कर देना ही एक बेहतर उपाय होगा। उसने अपने भाई को बुलाया और उसके साथ एक योजना बनाई। फिर 30 दिसंबर को कविता ने दीपक से कहा, चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने चलती हूँ। रास्ते में उसने दीपक को मारने का इरादा किया। उसने दीपक को रास्ते में ही जान से मार दिया और फिर गाड़ी को एक पेड़ से टकरा दिया ताकि ये सब एक एक्सीडेंट जैसा लगे। दीपक को उसी गाड़ी में बैठाया जिससे सबको लगे कि उसका एक्सीडेंट हुआ। जब पुलिस को इस सब की जानकारी मिली तो वह हैरान रह गए। उन्होंने कविता और उसके भाई को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। अब सब लोग ये सोचने लगे कि एक माँ अपने बच्चे के लिए ऐसा कैसे कर सकती है। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि इस तरह के हालात से कैसे बचा जा सकता है। अगली बार हम मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। आपको कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट्स में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हाजिर होता हूं एक और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत सा ध्यान रखें। खुश रहें। जिंदगी जिंदाबाद।